हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है एरियोपेजिटिका के बारे में। एरियोपेजिटिका, एरियोपेगिटिका दोनों ठीक हैं। नाउ दिस इज बाय जॉन मिल्टन और जो पूरा टाइटल है दैट इज एरियोपेजिटिका, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। दिस केम इन 1644। एक प्रोज में लिखा गया पॉलेमिक है। ये पॉलेमिक होता है कोई भी स्पीच या फिर पीस ऑफ राइटिंग जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल अटैक या किसी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन को प्रेजेंट करता है अबाउट समबडी और समथिंग, दैट्स अ पॉलेमिक। तो ये जो एरियोपेजिटिका है दिस इज ऑल्सो अ प्रोज पॉलेमिक, जहां पर जो जॉन मिल्टन है वो लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को अपोज करते हैं। जॉन मिल्टन बहुत फेमस और इन्फ्लुएंशियल वर्क है ये जॉन मिल्टन का, अपार्ट फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो मिल्टन काफी बार इस वर्क के अंदर प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं, जहां पर वो ये भी क्लेम करते हैं कि टाइम आ गया है कि रेफॉर्मेशन को रिफॉर्म किया जाए। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन क्या था? वो जो पिछले 130 एज इन जिस टाइम पर ये लिखा गया था उससे पहले जो 130 साल थे, वहां पर ये एक पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल अपहीवल हो रहा था यूरोप में, जहां पर जो रोमन कैथोलिक चर्च था दैट स्प्लिंटर्ड एंड इट गेव राइज टू प्रोटेस्टेंटिज्म। तो चर्च को रिफॉर्म करने के लिए जो ये मूवमेंट था, प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट, तो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। और इसी से निकलकर वो ब्रांच आया था प्रोटेस्टेंटिज्म वाला। जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके रिलीजियस बिलीफ्स अलग थे कैथोलिक्स से, जो कि पोप की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। और ये स्टार्ट हुआ था लाइक अबाउट 1517 में मार्टिन लूथर के द्वारा, जो कि एक जर्मन थियोलॉजियन थे। और उन्होंने जो उनका डिस्प्यूटेशन था ना, द 95 थीसिस, वो उन्होंने एक चर्च के बाहर उसको नेल कर दिया था वहां पर। और उस थीसिस के अंदर जो लूथर थे उन्होंने जो चर्च में करप्शन थी, कैथोलिक चर्च में जो करप्शन थी उसके अगेंस्ट जो उनकी कंप्लेन थी वो वहां पर उन्होंने लिखा था। जो लूथर थे ना, उन्हें कैथोलिक चर्च से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था। मिल्टन यहाँ पर इस वर्क में जॉन विक्लिफ को भी रेफर करते हैं, उनका भी रेफरेंस लेते हैं। जो जॉन विक्लिफ थे, ही वॉज ऑल्सो अ थियोलॉजियन एंड अ प्रीस्ट फ्रॉम 14th century इंग्लैंड, और ही वॉज an outspoken member of the Catholic priesthood and he also rejected the papal authority. पेपल अथॉरिटी यानी कि पोप की अथॉरिटी। जो विक्लिफ की राइटिंग्स है क्रिश्चियनिटी पर, उन्हें काफी एक इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर माना जाता है टू द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। टाइटल की बात करें तो जो ये पैम्फलेट है, दिस इज प्रेजेंटेड एज अ स्पीच टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन द रेन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट। पर जो मिल्टन है, ही ऑल्सो इन्वोक्स द आइडिया ऑफ एंशिएंट ग्रीक डेमोक्रेसी। जो इनका टाइटल है एरियोपेजिटिका, वो आता है ग्रीक एरोपेगस से। एरोपेगस एक हिल थी जहां पर जो काउंसिल ऑफ एथेंस थी दे मेट, और जो सेंट पॉल थे ही डिलीवर्ड अ सर्मन। सो वहां से ये टाइटल आता है एरियोपेजिटिका। नाउ व्हाट प्रॉम्प्टेड मिल्टन टू राइट दिस पैम्फलेट, इसके बारे में बात करें तो जो स्टेट कंट्रोल था प्रिंटिंग का, वो इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली हेनरी द 8th ने, राइट, एंड दैट कंटिन्यूड इनटू द 17th century। अप्रैल 1638 में एक पॉलिटिकल एजिटेटर था जिसका नाम था जॉन लिलबर्न, एंड उनको अरेस्ट किया गया था फॉर इंपोर्टिंग सबवर्सिव बुक्स एंड ही वाज फाइंड विद 500 pounds, और 2 माइल्स तक उनको फ्लॉग किया गया था। तो मिल्टन जो थे उन्होंने ये पैम्फलेट लिखा था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लिलबर्न्स ट्रीटमेंट। इनफैक्ट दिस वर्क एरियोपेजिटिका, इट हैड लिटिल इम्पैक्ट and it was not until 1695 जब laws जो थे printing पर that they were relaxed. And now let's start with the summary. तो जो मिल्टन है वो अपनी जो ये स्पीच है जहां पर वो बात करते हैं about the liberty of unlicensed printing in England, और वो उसको स्टार्ट करते हैं with a quote from यूरिपिडीज, जो कि ग्रीक ट्रेजिडियन थे, ग्रीक प्ले राइट थे, है ना। तो ये उनके एक प्ले द सप्लायंस से लिया गया कोट है, दैट दिस इज ट्रू लिबर्टी व्हेन फ्री बॉर्न मेन हैविंग टू एडवाइज द पब्लिक मे स्पीक फ्री। मिल्टन अपनी जो स्पीच है वो एड्रेस करते हैं टू द हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसने 1643 में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर पास किया था, जिसके तहत कि कोई भी बुक, पैम्फलेट या पेपर अब से प्रिंट नहीं होगा अनलेस उसे पहले से अप्रूव किया गया हो और लाइसेंस किया गया हो। जैसे आज के जमाने में सेंसर बोर्ड होता है ना पिक्चर्स के लिए, तो उसको आप तब तक वो पिक्चर रिलीज नहीं होती जब तक वो सेंसर बोर्ड से पास ना हो जाए। तो सेम चीज यहां पर थी, बट इन केस ऑफ बुक्स, क्योंकि मूवीज तो उस टाइम पे नहीं थी ना। मिल्टन इस पार्लियामेंट के ऑर्डर को अपोज करते हैं, एंड एटलीस्ट द पार्ट जहां पर पब्लिकेशन से पहले लाइसेंसिंग की जरूरत है। मिल्टन आर्ग्यू करते हैं कि जो सिविल लिबर्टी है वो तभी अटेन हो सकती है जब
जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें फ्रीली सुना जाए, डीपली कंसिडर किया जाए और स्पीडीली उन्हें रिफॉर्म किया जाए। अब सबसे पहले वो थ्रू आउट द एजेस सेंसरशिप कैसे क्या रही है उसके बारे में वो बात करते हैं, और वो ये असर्ट करते हैं कि जिस टाइप की प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप पार्लियामेंट की लाइसेंसिंग ऑर्डर द्वारा मैंडेट की गई है ना, वो जो ईयर 800 था उसके बाद देखने को मिली है। वो एज एन उससे पहले तक वो प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप नहीं था। तब तक एज एन 800 ईयर तक, जब तक सेंसरशिप ये वाली नहीं आई थी, मिल्टन कहते हैं कि बुक्स को इतना फ्रीली आने दिया जाता था वर्ल्ड में जैसे किसी भी बर्थ को आने दिया जाता है। जब कोई भी चीज पैदा होती है तो दे आर फ्रीली एडमिटेड टू द वर्ल्ड, राइट? तो ऐसे ही बुक्स भी आ सकती थी। मिल्टन यहाँ कंटेंट करते हैं कि जो प्री पब्लिकेशन लाइसेंसिंग है दैट वाज बोर्न फ्रॉम द मोस्ट एंटी क्रिश्चियन काउंसिल and the most tyrannous inquisition that ever inquired। ये कोटेशन है फ्रॉम द वर्क। तो यहाँ पर जो मिल्टन है वो रोमन कैथोलिक चर्च और स्पैनिश इंक्विजिशन को रेफर करते हैं और वो डायरेक्टली एक प्रोटेस्टेंट पार्लियामेंट से बात करते हैं। यहाँ पर मिल्टन आर्ग्यू करते हैं कि जो बुक्स और आइडियाज थे वो बिब्लिकल टाइम्स में भी इतना सेंसर नहीं होते थे अनलेस they were found कि वो हेरेटिकल हैं या डेफेमेटरी हैं। डेफेमेटरी किसी को डिफेम करते हैं, हेरेटिकल जो हेरेसी कमिट करते हो। हेरेसी माने कि कोई भी बिलीफ या ओपिनियन जो कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन के विरुद्ध जाता हो, कॉन्ट्ररी हो। जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो उन बुक्स को सप्रेस करना चाहती है जिन बुक्स को वो सोचती है कि वो बुरी हैं या इविल हैं। और मिल्टन ये कहते हैं कि ना तो सिर्फ ये इम्पॉसिबल है बट भगवान की भी इंसल्ट है ये, क्योंकि मिल्टन कहते हैं कि भगवान इंसान को ट्रस्ट करता है जब उन्होंने उसको वो गिफ्ट ऑफ रीजन दिया है कि वो खुद चीजों को चूज कर पाए। तो गॉड ट्रस्ट मैन। आगे वो ये बोलते हैं कि जो गुड और इविल है वो दोनों आपस में लिंक्ड हैं, दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ना ही इंसान में ना ही किताबों में। उनको अलग अलग करना इम्पॉसिबल है। मिल्टन क्लेम करते हैं कि जो एप्पल टेस्ट किया था ना ईव ने, राइट, और उसके बाद एडम ने, तो वहां से जो गुड और इविल की नॉलेज थी दैट came into the world and it came into the world as two twins जो कि साथ में जुड़े हुए हैं। जो भगवान थे वो कभी नहीं चाहते थे कि जो ह्यूमन काइंड है वो एक ऐसी लाइफ जिए जो कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ इविल, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने एडम को रीजन दिया था, दैट पावर टू थिंक, दैट रीजन वाली फैकल्टी जो दी थी, एंड ही गेव एडम और मैनकाइंड द फ्रीडम टू चूज। और इविल को एलिमिनेट करने का मतलब है कि हर क्रिश्चियन का जो वर्चू है उसको टेस्ट नहीं किया जा सकेगा, दैट विल बी लेफ्ट अनटेस्टेड, और वो एक प्योर वर्चू नहीं होगा, दैट विल बी जस्ट ब्लैंक। अगर आपके पास इविल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उसके बिना जो एडम था वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल एडम होता। तो मिल्टन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब तुम ये जो लाइसेंसिंग ऑर्डर तुम ये जो लेकर आए हो वो ना तो सिर्फ जो क्रिश्चियंस का वर्चू है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है, पर भगवान की जो डिवाइन अथॉरिटी और जो उनका डिवाइन प्लान है उसको भी वायलेट करता है। आगे मिल्टन कहते हैं कि जो ये पार्लियामेंट का लाइसेंसिंग ऑर्डर है वो बहुत इनएडिक्वेट है, बिकॉज जिस कारण से उसको फॉर्मुलेट किया गया था इट डज नॉट रियली फुलफिल दैट पर्पस। जो लॉ था वो किस लिए आया, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको वो इविल चीजें ना मिले, है ना, पर वो सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल को रेगुलेट करने की वहां पर कोशिश कर रहा है। और मिल्टन कहते हैं कि अगर हम प्रिंटिंग को रेगुलेट करना चाहते हैं कि हम देयर बाय मैनर्स को रेक्टिफाई कर सके, तो हमें जो बाकी रिक्रिएशंस और पास टाइम्स है उनको भी रेगुलेट करना होगा, उन हर चीज को रेगुलेट करना होगा दैट इज डिलाइटफुल टू मैन। मिल्टन पूछते हैं तो फिर म्यूजिक के बारे में क्या, डांस के बारे में क्या? तो वो कहते हैं कि श्योरली ये सारी चीजें भी तो इविल हो सकती है ना, और उनको भी रेगुलेशन चाहिए। देन वो कहते हैं कि भैया जो ये डेली गॉसिप होती है उसको भी तो कंसिडर करो, उसको भी तो ब्लेम मिलना चाहिए ना, जो ये इविल फैलाने में, उससे भी तो इविल फैलता है। और मिल्टन कहते हैं कि सिर्फ बुक्स को सप्रेस करना इनसफिशिएंट है टू द एंड जो कि पार्लियामेंट का ऑर्डर इंटेंड करता है। एंड मिल्टन सेज कि आप सिन को रिमूव नहीं कर सकते सिंपली बाय रिमूविंग द मैटर ऑफ सिन। बुक्स को बैन करने से, ऐसे लाइसेंसिंग ऑर्डर लाने से क्या सिन खत्म हो जाएगा? नो, दिस इज व्हाट मिल्टन इज सेइंग। मिल्टन ये भी क्लेम करते हैं कि आप बुक्स को सप्रेस नहीं कर सकते विदाउट द फॉल ऑफ लर्निंग, कि अगर आप बुक्स को सप्रेस करते हो तो देयर विल बी अ फॉल ऑफ लर्निंग जो कि ट्रुथ को हिंडर करेगा। मिल्टन के अकॉर्डिंग जो फेथ और नॉलेज दोनों है ना,
दे थ्राइव बाय एक्सरसाइज। और बुक्स को सप्रेस अगर आप करते हो तो उससे ये एक्सरसाइज जो है वो हैम्पर होती है, वो रुकती है, उसके अंदर रुकावट आती है। मिल्टन कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो स्टडी और नॉलेज का प्रोडक्ट होता है, और ट्रुथ को स्क्रिप्चर्स में कंपेयर किया गया है एक स्ट्रीमिंग फाउंटेन के साथ। उस फाउंटेन का पानी जो अगर वो परपेचुअली प्रोग्रेशन में ना बहे तो वो एक मडी सा पूल बन जाता है, एंड दैट मडी पूल जो है वो कॉन्फॉर्मिटी और ट्रेडिशन का है। तो उस ट्रुथ के लिए उस फाउंटेन के पानी को कंटिन्यूअसली बहना होगा इन प्रोग्रेशन। और मिल्टन कहते हैं कि जो पार्लियामेंट का ये लाइसेंसिंग ऑर्डर है ना, ये एग्जैक्टली वही करता है। जब वो कंट्रोल कर रहा है और मैंडेट कर रहा है कि क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या लर्न किया जाना चाहिए, व्हेन द पार्लियामेंट इज डूइंग दैट, तो वो वही जो मडी पूल ऑफ कंफॉर्मिटी और ट्रेडिशन है, इट्स एग्जैक्टली डूइंग दैट। अब सच की खोज में ये जरूरी है कि हम लाइसेंसर्स के साथ बैटल करें उसको पब्लिश करने के लिए। मिल्टन जो है वो उस बैटल फॉर ट्रुथ को एज अ वॉर रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि सच को लॉज की जरूरत नहीं है, उसको स्पेस चाहिए स्प्रेड होने के लिए। वो कहते हैं कि क्राइस्ट ने अपने फॉलोअर्स को फ्री विल दिया था, और अगर हम एक दूसरे को जज करते हैं तो दैट इज एन एक्ट ऑफ हिपोक्रेसी। वो डरते हैं कि जो स्लेवरी है ना ऑफ कंफॉर्मिटी, पेपिस्ट रूल के अंदर, पोप के रूल के अंडर, दैट हैज लेफ्ट अ प्रिंट अराउंड आवर नेक्स, एक स्लेविश प्रिंट, स्लेव्स वाला प्रिंट। मिल्टन कहते हैं कि कंफॉर्मिटी जो है ना, दैट कैन टर्न इनटू स्पिरिचुअल डेथ। छोटे मोटे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उससे जो बॉडी ऑफ द चर्च है दैट विल नॉट सेपरेट। ही सेज कि एक इंसान जो कि सच को डिस्कवर करता है उसे उसके बारे में लिखना चाहिए, और गवर्नमेंट को उसे नहीं रोकना चाहिए विद दीज लाइसेंसिंग हर्डल्स। वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द न्यू एज इन द चर्च, भगवान ने उन आदमियों को भेजा है ऑफ रेयर एबिलिटीज, जिनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो सच की खोज करें और उसे फ्रीली एक्सप्रेस करें। वो कहते हैं कि जो गॉड है, ही इज नॉट लिमिटेड इन द वे जिस तरीके से वो अपने फॉलोअर्स को एनलाइटन करता है, एंड देयरफॉर एक क्रिश्चियन को अपनी कॉन्शियंस को फॉलो करना चाहिए। मिल्टन ये भी कहते हैं कि जो सच है वो एक से ज्यादा हो सकता है, इट कैन हैव शेप्स मोर देन वन, ओके। और वो पार्लियामेंट को कहते हैं कि सारी जो शेप्स है ट्रूथ की उनको इक्वल वेट आप दो, एंड डोंट जस्ट फॉल इनटू कन्फर्मिंग स्टूपिडिटी कि जस्ट आप कन्फर्म करने लगो, डोंट फॉल इनटू दैट। मिल्टन कहते हैं दैट अगर कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं हु आर लीडिंग सिजम्स यानी कि डिविजन, रिफ्ट, फूट, ओके, दैट इज अ सिज्म। तो वो कहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं देन उनके साथ डिस्कस ना करना और उनके साथ डिबेट ना करना बहुत लेजी है। ऐसा हो सकता है कि शायद उन्हें गॉड ने कुछ इन्फॉर्म किया हो और सिंपली उनके पास कुछ नए और अनफेमिलियर आइडियाज हों, और अगर आप उनको जज करते हो बिना उन्हें समझे, देन यू रन द रिस्क ऑफ बीइंग द परसिक्यूटर्स ऑफ गॉड्स वर्ड, कि आप गॉड के वर्ड को परसिक्यूट कर रहे हो। मिल्टन रिमाइंड कराते हैं पार्लियामेंट को कि काफी लोग थे तुम में से जिन्होंने जो लाइसेंसिंग लॉज थे चार्ल्स द फर्स्ट के, उनको तोड़ा था, और वो ये उम्मीद करता है कि वो सब लोग जिन्होंने उस किंग के लाइसेंसिंग एक्ट को फॉलो करने से मना कर दिया था, उम्मीद करता हूं कि आप वो लोग नहीं होंगे जो इस वाले को इम्पोज कर रहे हो, कि तुमने खुद ने तब फॉलो नहीं किया और तुम अब ये लाइसेंसिंग लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हो। वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो लोग इस सप्रेशन को इम्पोज कर रहे हैं ना, उन्हीं को सप्रेस किया जाना चाहिए, बिकॉज ये लोग वो नहीं सोच रहे हैं कि उस किंग के जो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट थे उससे क्या हार्म हुआ था, तुम वो नहीं याद कर रहे हो। मिल्टन ये दोबारा बोलते हैं एक बार कि देखो, मैं ये सेक्शन सपोर्ट करता हूँ लॉ का कि आप ऑथर का या प्रिंटर के नाम को रजिस्टर करो, जो भी वर्क पब्लिश होता है, दैट the author's or the printer's name should be registered. I'm not against it, क्योंकि इससे जो rights of the author and printer हैं to the work, they will be protected, और जो लोग इन राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं they should be executed। पर जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है ना, ये सेम है जैसे इम्पोज की गई थी बाय द स्पेनिश इंक्विजिशन, और उनके पीछे जो मोटिव था वो इविल था, बिकॉज उन लोगों ने, उन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, उन्होंने प्रेस को डोमिनेट किया था, और वो प्रेस को यूज करते थे, गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, वो फॉल्सहुड फैलाते थे, वहां पर गलत चीजें फैलाते थे अबाउट द रॉयलिस्ट जो रह रहे थे ना बाहर अब्रॉड में, उनके बारे में वो गलत चीजें फैलाते थे। मिल्टन बोलते हैं कि सी, मैं जानता हूँ कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो गलतियां करती हैं व्हेन दे आर लेड बाय फॉल्स इन्फॉर्मेशन, पर वो कहते हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन और ज्यादा फैलेगी अगर आप जो ये प्रिंटिंग की लिबर्टी है
उसकी पावर आप सिर्फ कुछ लोगों को दे दोगे तो और ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलेगी। पर वो ये कहते हैं कि अगर आप गलतियों को जल्दी से एड्रेस कर दो और उनको जल्दी से रेक्टिफाई कर दो, ठीक कर दो, तो दैट इज अ वर्च्यू जो कि सबसे ज्यादा वाइजेस्ट लोगों में, ग्रेटेस्ट लोगों में होता है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द बुक, एक इंपॉर्टेंट चीज या थीम जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको देखने मिलती है, दैट इज द लिविंग बुक। तो एक रेडिकल आइडिया जो मिल्टन एरियोपेजिटिका में एक्सप्रेस करते हैं वो ये कि जो बुक्स हैं वो डेड चीजें नहीं होती, बट उनके अंदर लाइफ होती है। वो कहते हैं कि जो बुक्स है ना वो अपने ऑथर्स के इंटेलेक्ट को प्रिजर्व करती हैं और कुछ ऑथर का जो पर्सनालिटी है, पर्सनहुड है, उसको भी रिटेन करती हैं। लोगों की तरह जो किताबें हैं दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सोशल रिलेशनशिप्स और सोशल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती हैं, विच मीन्स के जो बुक्स हैं वो डेंजरस भी हो सकती हैं, बट देन इट ऑल्सो रेजेस द स्टेक्स ऑफ सेंसरिंग अ बुक। और ये जो सेंसरिंग वाला एक्ट है इसको मिल्टन प्रेजेंट करते हैं दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू मर्डर। मिल्टन के लिए ना एक बुक जो है वो अपनी लाइफ तब जीती है जब एक बार वो वर्ल्ड में आती है और लोग उसे पढ़ते हैं। क्या वो अच्छी है या बुरी, आप उसको सिर्फ उसके कंटेंट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, बिकॉज इविल आइडियाज के भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर वो लोगों को अलाउ करें कि अपने जो वर्चुअस आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको बेटर फॉर्मुलेट करने के लिए। अनदर थीम इज दैट ऑफ सेंसरशिप एज कैथोलिक पॉलिसी। तो मिल्टन एक प्रोटेस्टेंट थे और वो प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट को ही सपोर्ट भी करते थे। और प्रोटेस्टेंट्स कौन थे? जो कि कैथोलिक्स की जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। तो इस वर्क के अंदर मिल्टन अपनी ऑडियंस को एंकरेज करते हैं कि वो भी उन पॉलिटिकल फिलोसफीज को रिजेक्ट करें जिन्हें वो एज फंडामेंटली कैथोलिक देखते थे, एंड दैट इंक्लूडेड the restriction of free speech, the imposition of tyranny and a lack of respect for the common people। ये इन सब चीजों को ना कैथोलिक देखते थे, कैथोलिक मानते थे, एंड वो अपनी ऑडियंस को बोलते हैं इन सबको रिजेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट सेक्शन में ऐसे के मिल्टन हिस्ट्री ऑफ सेंसरशिप के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि सेंसरशिप इंग्लैंड में लॉ तब बना जब कैथोलिक्स टुक ओवर। मिल्टन एक रेवोल्यूशनरी नई गवर्नमेंट को एड्रेस करते हैं जो कि इंटरेस्टेड है ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कैथोलिक पास्ट, ना कि उसे प्रिजर्व करने में वो इंटरेस्टेड है। और जब वो सेंसरशिप को एज कैथोलिक आइडेंटिफाई करते हैं तो मिल्टन पार्लियामेंट को एंकरेज करते हैं नई पॉलिसीज बनाने के लिए जो कि फ्री स्पीच को एम्ब्रेस करती है, विच इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द कैथोलिक चर्च। So that would be all on Areopagitica. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.